जब कोई यंगस्टर मेरे सामने बैठा होता है एंड ही इज़ नॉट कंसर्न अबाउट करियर बट उसको परफेक्ट सोलमेट ढूंढने की पड़ी है, क्योंकि लव इज़ नॉट समथिंग दैट विल पे द बिल। एस्ट्रोलॉजी सबसे बड़ा टूल है क्योंकि गाइडेंस टूल है। एस्ट्रोलॉजी क्या है? उस लाइफ में आप जहाँ अटके, वहाँ आपको कुछ इशू आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम उसको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम उसको आपको आंसर करते हैं। साइकोलॉजी इज़ योर कर्मा। मैं एक एनुअल चार्ट बनाऊँ, एनुअल चार्ट को एनालाइज करके एक एस्ट्रोलॉजर से एक बात कर लो कि हाउ ये साल कैसा जाने वाला है, इसको मैं कैसा बेटर कर सकता हूँ। प्लैनेट्स तो इधर उधर जाएंगे ही, तो आप अपना माइंड से थोड़ी नहीं यार शनि की मदद छोड़ यार काम नहीं करता, ऐसा थोड़ी होता है। एक बेसिक एडवाइस जो आप मेंटली डिस्टर्ब्ड है तो उसको एक बेसिक एडवाइस जो आप देना चाहो। आज का एक्शन 10 साल बाद हेल्प कर सकता है, लेकिन आज की टेंशन 10 साल बाद हेल्प नहीं करेगी। ये कलयुग है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तपस्या, तंत्र मंत्र, यज्ञ की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी की हेल्प करो तो वो आपका नक्षत्र, आपका प्लैनेट अच्छा हो जाए। बेसिकली कर्माज है आपके, जो पिछले जन्म के कर्माज है, आप उनका पे आउट कितने अच्छे तरीके से आप इस जन्म में कर सकते हो, बस उसी पे डिपेंड करता है। एस्ट्रोलॉजी के नाम पे तंत्र विद्या ही बोली जा रही है, ये उपाय कर लो पैसा आ जाएगा। देखो, पैसा अगर ऐसे आना होता तो अंबानी और बैठ के इतना प्रोजेक्ट ना क्रिएट कर रहे होते जगह जगह। तंत्र साधना, तंत्र विद्या, ये सब बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी का गेम है, बहुत ही हाई पावर्स का गेम है, बहुत हाई एनर्जीज का गेम है। हर बॉडी इसको नहीं झेल सकती। सैटर्न राहु जो लेके बैठे हैं, इन्हें हैलुसिनेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जिस चौराहे से निकलेंगे और उस चौराहे पे अगर किया हुआ कुछ फेंका हुआ है किसी ने, ठीक है, तो क्या होगा, उस चौराहे से निकलेंगे, वहाँ पे किया हुआ जो फेंका होगा ये अपने कंधे पे लेके चल देंगे। तो ये हमारे जो बड़ों की जो बातें हैं ना, ये ऐसे ही नहीं है कि अरे बड़े कुछ भी बोल रहे हैं, उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, ऐसा नहीं है। आप अगर सनातन धर्म में हैं तो आपको तांत्रिक विद्याओं की ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज यू हैव सो स्ट्रॉन्ग पावर्स अराउंड यू। हमारी कुंडली दो तरह की होती है, धार्मिक, कार्मिक। तो भीष्म पितामह ने बहुत कुछ किया धर्म के लिए, लेकिन वो उस पाप से बच नहीं पाए, उस ऋण से बच नहीं पाए, एट लास्ट उन्हें वो भोगना पड़ा। आपके सारे ग्रह खराब बैठे हैं, पर आप कह रहे हो नहीं मुझे मेरा नंबर अच्छा कर दो, मेरा नाम अच्छा कर दो, मेरा मोबाइल नंबर अच्छा कर, कुछ नहीं होगा उससे, आप भटकते रह जाओगे इधर उधर। अगर आप खराब वास्तु के घर में बैठे हो लेकिन वक्त अच्छा चल रहा है, वो वास्तु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए हम प्रेडिक्शन देने वाला काम नहीं करते, वी टेल यू व्हाट इज इन योर फेवर। अब आर्किटेक्ट और वास्तु एक्सपर्ट्स के आपस में नहीं बनती। वास्तु की हर डायरेक्शन कहीं ना कहीं आपकी कुंडली से जुड़ी है, तो जितनी बुरी कुंडली उतना खराब घर का वास्तु। अगर आप साउथ वेस्ट वाले घर में रह रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है, और आपको लग रहा है कि अभी और ऊपर जाएगी, तो वहीं थम जाओ, घर चेंज कर लो। हाँ, दिया जलाना, दिया क्यों जलाना है? वो तो अग्नि हो गई ना, फिर वो अग्नि हो गई, वो चीज़ अग्नि हो गई। तो आप उस जगह पे दिया, तो आप अग्नि क्यों जला रहे हो? आप तो वहाँ पे फायर एलिमेंट लेके आ गए। तो अगर आपको अपना साउथ ईस्ट अच्छा करना है, बाजार से घी का डब्बा लाओ, वहाँ रखो, भूल जाओ। मैडम, उसने बोला कि टॉयलेट सीट के आगे दिया लगा दो, तो मैंने सीट के आगे दिया लगाया, पापा ने मेरे 4 लगाए। मतलब पहले पता करो ना, पहले पता करो ना, आज दिन द रीजन क्यों भाई, मेरे को ये बताओ, ये रेमेडी का रीजन क्या है? सही। तो कैसे समझ में आए कि जेन्युइन एडवाइस कौन सी है या फिर फेक कौन सी है? बहुत सारी चीज़ों को। सो उर्वशी जी, वेलकम टू आवर शो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं पहले हमारी ऑडियंस को बता देता हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप वास्तु साइंस जानते हैं, उसके साथ साथ आप करियर काउंसलर भी हैं, उसके साथ साथ आप लाइफ कोच भी हैं। तो इतनी सारी फील्ड्स जो आपने चुनी और इन सब में आप काम कर रही हैं, तो हम जानना चाहेंगे कैसे क्या आपकी शुरुआत थी, कैसे आपने इन चीज़ों में अपना इंटरेस्ट दिखाया। आप ज़रा उन चीज़ के बारे में बताइए। अगर मैं खुद को डिस्क्राइब करूं कि ये फील्ड्स से मैं कैसे जुड़ी, तो मैं क्लियरली ये बोलूँगी कि मैं हमेशा से एक लर्निंग फेज़ में थी। मैं आज भी खुद को एज अ कंसल्टेंट नहीं बताती, मैं आज भी खुद को स्टूडेंट बताती हूँ कि मैं आज भी सीख रही हूँ। क्यों? क्योंकि शुरू से एक माइंड में क्वेश्चन था कि हर चीज़ के पीछे एक वाई, ऐसा क्यों होता है। वो बचपन में वो इरिटेटिंग बच्चा होता है ना, जो पूछता है कि ऐसा क्यों होता है। वो कुछ कुछ ही होते हैं, होते हैं, बच्चे भी कुछ कुछ होते ही हैं ना। होते हैं। तो वो जो क्यों का आंसर ढूंढ रहे होते हैं, तो बचपन से मेरे अंदर वो कीड़ा था कि क्यों। किसी ने बात करी तो क्यों,
पंडित जी ने बोला तो क्यों, और किसी को फेलियर मिला उसके बाद इस चीज़ में तो फेलियर मिल गया लेकिन यहाँ जाके सक्सेस हो गया, क्यों? ये इसके बहुत सारे वो हैं, क्योंकि कई इंडस्ट्री में भी, फिल्म इंडस्ट्री में भी देखो, म्यूजिक इंडस्ट्री में भी देखो, सबसे बड़ा जो एग्जांपल जैसे अपने किशोर कुमार साहब हैं, वो सिंगिंग करने आए नहीं थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि वो सिंगर बनेंगे। ठीक है, अमिताभ बच्चन को नहीं पता था हाँ, क्योंकि उनको उनकी आवाज़ के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था, आज के टाइम पे पेटीएम में भी उनकी आवाज़ चलती उनकी है आवाज़ चलती है, है ना? तो मेरे अंदर भी इस चीज़ का एक कीड़ा था कि हर चीज़ के पीछे रीज़न जानना है। किसी ने पूछ लिया कि शाम को यार ये स्काई ऑरेंज क्यों हो जाता है, तो दिमाग में वो क्वेश्चन बैठ गया, तो रात को उसके ऊपर रिसर्च करना है, कि क्यों हुआ? क्यों? सुबह तो नहीं होता, सुबह होता है तो ऐसा होता है, लेकिन रात को ऐसा क्यों? तो हर चीज़ का कीड़ा था मुझे। तो एंड घर से भी जो बैकग्राउंड था वो ऐसा था कि अ, हमेशा कुछ प्रोडक्टिव करना है। माय बुआ वाज अ टीचर, उनका कमरा हमेशा बुक्स से सजा होता था, तो उनकी बुक्स देख के इंटरेस्ट आता था कि इनको इतना इंटरेस्ट क्यों आता है बुक्स में। तो ऐसे बस बुक्स से अपना रिलेशन जोड़ना, ऑल्दो मेरी पहली किताब बहुत साइंटिफिक नहीं थी, एक लव स्टोरी थी, बट जब वो किताबों की दुनिया देखी तो एक और क्वेश्चन बन गया माइंड में कि यार एक दुनिया के अलावा और भी बहुत सुंदर दुनिया है। तो ऐसे किताबें पढ़ते 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 मैंने बहुत सारे फील्ड्स पढ़े, उसके बाद डिसाइड किया कि इन फील्ड्स से हम किसी की लाइफ को अच्छा भी कर सकते हैं, तो लेट्स प्रैक्टिस इट। तो बहुत अच्छे अच्छे गुरु भी मिले, और उन गुरुओं ने बहुत कुछ सिखाया, एंड आज उस चीज़ को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मोस्टली जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, वो किस तरह के होते हैं, या किस टाइप के उनके क्वेरीज होती जो क्लाइंट्स होते हैं, देखो हर एज का बंदा है, डिफरेंट है, उसके क्वेरीज अलग होती हैं। अगर वास्तु की बात करूं तो वास्तु के लिए तो सबसे लास्ट में आते हैं खैर हम, बट अगर मैं बात करूं काउंसलिंग साइकोलॉजी में और एस्ट्रोलॉजी में, तो एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस क्यों का आंसर ढूंढते ढूंढते हम उसका आंसर टैरो में ढूंढते हैं। टैरो एक ऐसा टूल है जो हमें बंदे की साइकोलॉजी को पढ़ के उसके प्रेजेंट को देख के फ्यूचर एनालाइज करता है। ठीक है, तो हम वहाँ से आंसर करते हैं, पर टैरो कभी रीजनिंग नहीं देता। तो मुझे रीजनिंग जाननी थी, तो मैं एस्ट्रोलॉजी में आई। तो वहाँ से हम फिर उन रीजंस को ढूंढते ढूंढते हम एस्ट्रोलॉजी में उनके आंसर्स ढूंढते हैं। वो टैरो को अगर एक तरीके से देखें तो जैसे वो समझ में आता है कि उसमें तो वो कार्ड पिकअप का ऑप्शन होता है, वही हम्म, चीज़ें होती है, तो वो एक हम्म। तरीके से बैड काइंड ऑफ थिंग्स होगी कि नहीं, ऐसा नहीं है। 78 कार्ड्स होते हैं टैरो में, और टैरो भी दो टाइप के होते हैं। एक तो हमारा राइडर डेक होता है 78 कार्ड्स का, एंड दूसरा होता है हमारे एंजल ऑरेकल्स। ठीक है, एंजल ऑरेकल्स इंडिया में कोई प्रैक्टिस नहीं करता जल्दी से, बहुत रेयर होंगे, आई थिंक 100 लोग भी शायद मुश्किल होंगे जो एंजल ऑरेकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज से 5 साल पहले मैंने एंजल ऑरेकल सीखा था, जो एंजल्स की लैंग्वेज, यूनिवर्स की लैंग्वेज, फेदर्स की लैंग्वेज, नंबर्स की लैंग्वेज, टाइम की लैंग्वेज, क्या ये सब बता रहा है। ठीक है, आपके साथ कुछ हो रहा है तो क्यों मुझे 11-11 बार बार दिख रहा है, क्यों मुझे 1-2-1-2 बार बार दिख रहा है, क्यों 1-2-3 का पैटर्न बन रहा है। तो इन सब चीज़ों की जो रीजनिंग्स होती हैं, अगेन वही क्यों, तो वो क्यों 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 करते करते मैं सारी चीज़ों से कनेक्ट होती गई। मेरे पास जो क्लाइंट आता है ज़्यादातर वो हमारे 50 ईयर्स कम से जो सबसे कम है, फिर 40 ईयर्स का रेशियो ज़्यादा है, फिर 30 ईयर्स का और ज़्यादा है, 20s का सबसे ज़्यादा है। जो लोग अप्रोच करते हैं कि करियर के लिए मेरे लिए बेस्ट क्या है। 30s वाले जब करियर बना लेते हैं 20s में, तो 30s में पूछते हैं रिलेशनशिप का कैसे होगा भाई। तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं मेरे पास, एंड यस, इन्हीं को गाइड करते हैं हम लोग। और इस समय सबसे ज़्यादा मैं पूछूं तो इरिटेशन आपको किस चीज़ से होती है, मतलब जैसे कोई चीज़ जो आपको इरिटेट करती हो? सबसे ज़्यादा इरिटेट मुझे ये चीज़ करती है कि जब कोई यंगस्टर मेरे सामने बैठा होता है एंड ही इज़ नॉट कंसर्न अबाउट करियर, बट उसको परफेक्ट सोलमेट ढूंढने की पड़ी है। जब करियर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लव इज़ नॉट समथिंग दैट विल पे द बिल, या है ना? तो मैं ये कहती हूँ कि भाई करियर देख लो पहले तो अच्छा होगा, बट ऑब्वियसली हमारा काम है सर्विस को डिलीवर करना, हम तो कुछ नहीं बोल सकते। बट अच्छा लगता है जब कोई स्टूडेंट आता है कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, एंड टेल मी समथिंग कि मैं कैसे करूँ, या कोई भी अपने प्रोफेशन को लेके आता है कि दिस इज़ माय पैशन मैम, कुछ इसमें बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ, या आप बताओ मुझे क्या बेटर सूट करेगा। तो ये टाइप के लोग मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं।
एक मेरा क्वेश्चन था कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी हम्म, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैसे रिलेट करते हैं? जैसे आप साइकोलॉजी भी हो गई, एस्ट्रोलॉजी भी हो गई, न्यूमरोलॉजी भी हो गई। इन तीनों चीज़ों को आप किस तरीके से, क्योंकि ये लगभग थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अलग-अलग हैं, डिफरेंट हैं। हम्म। तो किस तरीके से आप इन तीनों को एक साथ यूज़ करके मतलब क्लाइंट को डिलीवर करते हैं? एस्ट्रोलॉजी सबसे बड़ा टूल है क्योंकि गाइडेंस टूल है। आप कर्म कर रहे हो, एक लाइफ जी रहे हो। एस्ट्रोलॉजी क्या है, उस लाइफ में आप जहाँ अटके, वहाँ आपको कुछ इशू आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम उसको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम उसको आपको आंसर करते हैं। एंड कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करें या आप क्या कर सकते हैं कि बेटर हो सकता है। तो इट इज़ टिपिकली अ गाइडेंस टूल। पहले ये गुरुकुल का कॉन्सेप्ट होता था हमारे देश में। हाँ, तो एजुकेशन पॉलिसी। एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट्स, नक्षत्रास हर किसी को पढ़ाई जाती थी, हर किसी को। ठीक है, तो हर स्टूडेंट का नाम अपने गुरु से जुड़ा होता था कि वो किससे सीख के आ रहा है। ठीक है, एंड हर किसी को ये साइंस पता थी, तो उस हिसाब से घर के रिचुअल्स को सेट किया जाता था। ठीक है, अब ये साइंस मॉडर्न एजुकेशन से, मुगलों के राज से, कॉन्वेंट एजुकेशन से सब खत्म हो गया। ठीक है, तो क्या है कि ये बहुत बड़ा गाइडेंस टूल है। अगर हम इसको सही तरह से देखें, परखें, समझें, तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग गेम खेल सकते हो लाइफ में अपने माइंडसेट के साथ। साइकोलॉजी इज़ योर कर्मा। आपके जो साइकोलॉजी क्या है, आपका माइंडसेट क्या है। ठीक है, साइकोलॉजी से हम ये समझते हैं कि आपका माइंडसेट क्या है, आप किस माइंडसेट के साथ हमें हमें क्वेश्चन पूछ रहे हो जो पूछ रहे हो। तो इसलिए यहाँ से मुझे लगा कि साइकोलॉजी में थोड़ी सी पढ़ाई करनी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि नॉट एवरीवन जो वो पूछ रहा है वो उसी के लिए आया है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड हाँ, नहीं करनी उसको तो होती हैं। क्लैरिटी है ही उसको नहीं ना। सामने वाला जो आया है उसको क्लैरिटी है ही नहीं। कुछ लोग होते हैं क्लियर, जो करियर के लिए आए होते हैं, वो लोग क्लियर होते हैं कि दिस इज़ द क्वेश्चन, दिस इज़ व्हाट आई वांट। ठीक है, तो यहाँ पे साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए रोल प्ले करती है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि हर एस्ट्रोलॉजर को एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, नहीं तो एस्ट्रोलॉजर एट लास्ट घूम फिर के वो तंत्र मंत्र पे ही आ जाएगा, क्योंकि उसे बेसिक हाँ, चीज़ नहीं समझ आ रही। आप जिस भी एस्ट्रोलॉजर को सुनोगे कि इस चीज़ के लिए ये उपाय है, आप समझ जाओ कि साइकोलॉजी बहुत वीक है इसकी। इसकी खुद की साइकोलॉजी बहुत वीक है। क्यों? क्योंकि कर्मा इज़ एवरीथिंग। कुंडली उस बच्चे की भी बनती है जो पैदा होते ही मर जाता है, और बिल्कुल, उस पल में बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, सब नहीं मरे। बिल्कुल सही। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जस्ट एक वन थिंग, वन स्टेटमेंट इज़ नॉट इनफ टू आंसर द क्वेश्चन। तो हर एंगल से हमें चीज़ों को देखना पड़ता है। तो एस्ट्रोलॉजी के साथ साइकोलॉजिस्ट होना, आई हैव टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट विद मी एज वेल। ठीक है, मैंने खुद से एक छोटा सा डिप्लोमा लिया था सो दैट आई अंडरस्टैंड क्लाइंट बेटर। बट जब कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो जिनको कुछ बड़ा गेम खेलना है, जो ऑलरेडी डिप्रेशन में है। अब कुंडली में होता है ऐसा चंद्रमा जो पैसा बहुत दे रहा है, लेकिन ऐसी राशि में बैठ गया कि डिप्रेशन दे रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे हम उस चंद्रमा को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारा पैसा खराब हो जाएगा। उसको नहीं उठा के हम इधर उधर कर देंगे, उसको वहीं बैठने दो। तुम थेरेपी ले सकते हो, टॉक टू अ काउंसलर, अपने मन की भड़ास निकालो। क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने मन में बहुत सारी चीज़ें रख रहे हैं एंड वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वही उनको प्रेशराइज कर रही है हर सिचुएशन में। हाँ, अब दूसरे घर में बैठा हुआ चंद्रमा अमेजिंग, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, बहुत पैसा देता है। ठीक है, सोना चांदी देता है, लेकिन ये 8वीं राशि में बैठा होगा तो ये तो डिप्रेशन दे रहा है। अब मैं उस दूसरे घर से तो यार बहुत कुछ डिस्टर्ब कर दूंगी अगर मैं इधर उधर कर दूँ उसको। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसा होता है, कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि हमें हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है, सो दैट आपकी जो लाइफ के गोल्स है ना, वो सिर्फ इस चीज़ के ना इस चीज़ में ना घूमते रह जाएं कि ये दशा चल रही है। जैसे विमशोत्री दशा होती है, तो इट इज़ लाइक 5 में डिवाइड होती है एक दशा। महादशा, फिर अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा। ठीक है, सूक्ष्म दशा, पद्म दशा, इतनी सारी दशा। आप रोज वही थोड़ी ट्रैक करते रह जाओगे। सही। मैं खुद ट्रैक नहीं करती आज कौन सी दशा चल रही है। चलने दो, कर्म करो, सही है ना, काम करेंगे उन चीज़ों के बारे में फोकस करेंगे, वो चलने तो दो। हो नहीं एक पाएगा। आइडिया ले लो कि जो बेस्ट चीज़ आप कर सकते हो वो ये है कि अपना एक एनुअल चार्ट बनाओ। एनुअल चार्ट को एनालाइज करके एक एस्ट्रोलॉजर से एक बात कर लो कि हाउ ये साल कैसा जाने वाला है, इसको मैं कैसा बेटर कर सकता हूँ। जो हम कॉस्मिक डिकोडर पे करते हैं कि दिस इज़ क्या ये ही है जो आपका इस साल का प्रॉमिस है आउट ऑफ योर कुंडली, और इस प्रॉमिस से आप क्या बेटर अचीव कर सकते हो।
यहाँ पे अगर कहीं पे तुम्हारा कोई प्लैनेट डिस्टर्ब करे तो इसको कैसे बेटर कर सकते हो, क्योंकि तुम अपना गेम थोड़ी छोड़ दोगे खेलना, प्लैनेट्स तो इधर उधर जाएंगे ही। तो आप अपना माइंड से थोड़ी, नहीं यार शनि की मदद छोड़ यार काम नहीं करता, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, वो उन चीज़ों पे कर्म तो फोकस। करना है ना, यू बिल्कुल नेवर सही। नो कि कब वो कर्म आपको कहाँ लेके चला जाए। एक बेसिक एडवाइस जो आप अपने क्लाइंट को देना चाहो, जैसे सपोज वो स्ट्रेस में है, वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, तो हम्म। उसको एक बेसिक एडवाइस जो आप देना चाहो फर्स्ट। मैं तो सबसे पहले देखो ये बोलती हूँ कि देखो जो आज हो रहा है, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ 10 साल बाद मैटर करेगा क्या? अच्छा आज डिस्टर्ब हो क्योंकि पड़ोसी के साथ पंगा हो गया, मतलब मैटर करेगा 10 साल बाद? नहीं। तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? अवॉइड करते हैं, आज पे फोकस करते हैं, है ना? सही। आज पे फोकस करेंगे तो थोड़ा आज का एक्शन 10 साल बाद हेल्प कर सकता है, लेकिन आज की टेंशन 10 साल बाद हेल्प नहीं करेगी कुछ बड़ा अचीव करने में, है ना? बाकी क्या प्लैनेट्स का रोल होता है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा होता है। आपकी लाइफ में कोई पैटर्न बन रहा है बार बार, रिलेशनशिप की बात करूँ, वीनस डिस्टर्ब है, पैटर्न ऐसा बनेगा कि प्रॉब्लम्स आएंगी, बिकॉज यू नीड समवन टू टॉक टू, यू नीड अ फ्रेंड, है ना? तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी, हाँ जी आएंगी। क्या करेंगे हम? ऐसा कर सकते हैं कि प्लानिटरी पोजिशन से, नक्षत्र से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। कैसे करते हैं? नो तंत्र मंत्र। आप, ये कलयुग है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तपस्या, तंत्र मंत्र, यज्ञ की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी दुनिया बहुत परेशान है, लोग परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी की हेल्प करो तो वो आपका नक्षत्र, आपका प्लैनेट अच्छा हो जाए। हर नक्षत्र का एक, एस्ट्रोलॉजी में हमें एक ना एनिमल, बर्ड, प्लांट, कुछ ना कुछ हमें बताया हुआ है कि ये हैं। आप उस नक्षत्र से रिलेटेड जब उस एनिमल की हेल्प कर देते हैं, उस, हो सकता है वो जू में है, हो सकता है वो किसी पीड़ित जगह पे है, किसी गौशाला में है, किसी एनिमल हॉस्पिटल में है, आप उसकी हेल्प कर दो, देखो आपका कितना अच्छा हो जाता है। बेसिकली कर्माज है आपके, जो पिछले जन्म एग्जैक्टली। के कर्माज है, आप उनका पे आउट कितने अच्छे तरीके से आप इस जन्म में कर सकते हो, बस उसी पे डिपेंड करता है आप उसको। आप अगर इस जन्म में पैदा हुए हैं तो जो कुंडली लेके आप पैदा हुए, उसमें ये भी पता चलता है कि पिछले जन्म में क्या करके आए हो जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, हो सकता है 4th हाउस में आपके केतु बैठा है, तो लाल किताब के ऋण बोलते हैं इन्हें। क्या ठीक है, बोलते हैं? लाल किताब के ऋण, लाल किताब फिर से एक सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी का। अच्छा। तो इसमें क्या होता है, केतु आपका अगर 4th हाउस में बैठा है, आप पिछले जन्म में माँ को बहुत पीड़ा दे के आए हो, अपनी माँ को बहुत तंग करके आए हो। तो इसलिए आपकी डेस्टिनी ऐसी रची जाएगी कि आप अपने मदर के घर से, अपने होम टाउन से दूर भेज दिए जाओगे। ये बंदा तब तक प्रोग्रेस नहीं करेगा जब तक ये अपना मदरलैंड नहीं छोड़ देता। ओके। तो इसको बाई, मतलब इसको जाना ही पड़ेगा अपनी माँ से दूर। ये जैसे तंत्र विद्या जो होती है, हम्म। इसे बोलते हैं, हालांकि आजकल खूब ट्रेंड पे है, खूब यूज़ करते हैं। एस्ट्रोलॉजी के नाम पे तंत्र विद्या ही बोली जा रही है, ये उपाय कर लो पैसा आ जाएगा। देखो पैसा अगर ऐसे आना होता तो अंबानी और बैठ के इतना प्रोजेक्ट ना क्रिएट कर रहे होते जगह जगह। ठीक है, वो अपना घर में बैठ के उपाय कर रहे होते और पैसा आ रहा होता। ऐसा तो ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है या फिर ये ज़बरदस्ती बनाया गया? देखो तंत्र साधनाएं जो है ना, ये उठाई गई हैं, जो हमारे कुंडली में 8th हाउस होता है, ठीक है, दैट इज द हाउस ऑफ ऑल द हिडन पावर्स, एस्ट्रोलॉजी भी उसमें आती है। ठीक है, तंत्र साधना, तंत्र विद्या, ये सब बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी का गेम है, बहुत ही हाई पावर्स का गेम है, बहुत हाई एनर्जीज का गेम है। हर बॉडी इसको नहीं झेल सकती। ठीक है, तो तंत्रास में आप तभी एंटर करो, मैं ये कहती हूँ कि तंत्रास की ज़रूरत अगर पड़ रही है तो तभी आप उसमें एंटर करो जब बिल्कुल गले पे आ गई कि मेरा कुछ नहीं हो पा रहा, बस अब क्या करूँ। सैटर्न राहु जो लेके बैठे हैं, इन्हें हालुसिनेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जिस चौराहे से निकलेंगे और उस चौराहे पे अगर किया हुआ कुछ फेंका हुआ है किसी ने, ठीक है, तो क्या होगा, उस चौराहे से ही निकलेंगे, वहाँ पे किया हुआ जो फेंका होगा ये अपने कंधे पे लेके चल देंगे। अडॉप्ट ये करते हैं उसको। ये बहुत जल्दी एब्जॉर्व करते हैं, इन्हें हालुसिनेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये किसी ये लड़की को शौक भी होगा बाल लंबे खोलने का, ये कहीं से ऐसी जगह से जा रही होगी, जैसे कहते हैं ना, हमारे बड़े कहते थे इस जगह से मत जाओ, भारी जगह है, ऐसा मत करो, हाँ, वो कई चीज़ें बंजारी जगह बोलते पे थे। मत जाओ, चौराहे पे ऐसे मत जाओ, चौराहा चौराहा लांग के मत जाओ। तो ये हमारे जो बड़ों की जो बातें हैं ना, ये ऐसे ही नहीं है कि अरे बड़े कुछ भी बोल रहे हैं, इन्होंने पढ़ाई नहीं करी, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा किस पे इफेक्ट आता है? सब पे इफेक्ट नहीं आता, किस पे आएगा? सैटर्न राहु सबसे ज़्यादा इफेक्ट।
इनके जैसे ही ग्रह कमज़ोर होने लगेंगे, ये अपने स्पिरिचुअली डाउन हो जाएंगे, या कोई ऐसी इनकी दशा महादशा चल रही होगी, तो इस टाइम पे क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को नोटिस करेंगे कि यार मैं वहाँ से निकला, मुझे कोई दिखा, या आई एम फीलिंग समवन अराउंड मी। ठीक है, इन लोगों को सबसे तो यहाँ पे जब गले पे पड़ जाती है ना, क्योंकि ये छूटता भी नहीं है जल्दी से। हाँ, ये इसका काफ़ी सुना है कि ये अगर बैकफाइट करता है तो इसका इम्पैक्ट डबल हो जाता है। जैसे अगर आप वो हाँ, तंत्र वगैरह करते तो हो। यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि आपको कुछ तांत्रिक करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। द वर्स्ट कॉम्बिनेशन। हाँ, वो अगर आपके लिए कुछ कर रही है तो वो हाँ, अब आपको ही आपके उसके लिए कंधे कुछ पे करना कोई पड़ेगा। चुड़ैल बैठ के चल रही है, आप कैसे बर्दाश्त कर लोगे? आपको लग रहा है कि यार कोई तो है, नहीं हम सीइंग समवन यार, रात को 2 बजे ये चीज़ें और ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, तो तो बहुत सारे आपने ऐसे केसेस कभी आते हैं। फ़ील किया है, ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हो? मेरे साथ नहीं हुआ, टचवुड, बाय गॉड्स ग्रेस सैटर्न एंड राहु दोनों बहुत अच्छे से प्लेस्ड हैं, तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। बट ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जिनके साथ होता है, तो मैं उनको पूछती हूँ, मतलब यार मेरे को तो लगा वहम है, मतलब वो वहम नहीं है, बिकॉज यू आर बॉर्न विद सम कंजंक्शंस जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, स्पेशली केतु फर्स्ट हाउस, सैटर्न राहु बैठ गया सेवेंथ हाउस, तो ये तो देख भी रहे होंगे, फील भी कर रहे होंगे, एंड इनको इंट्यूशन भी बहुत होगी कि कुछ तो चल रहा है। और यहाँ से अगर और भी स्पिरिचुअली ये डाउन है, जुपिटर का डैमेज है, अच्छा नहीं है, स्पिरिचुअली है ही नहीं इन्वॉल्व, तो फिर तो और ज़्यादा परेशान। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ यहाँ पे लाल किताब की कुछ रेमेडीज़ हैं जो हमें सजेस्ट करनी पड़ती हैं कि भाई अब तो ये कर लो। अदरवाइज़ कुछ तांत्रिक सपोर्ट भी लेना पड़ता है कि भाई इन लोगों की हेल्प कर दो। ऑल्दो हम नहीं एंटर करते उसमें, बट वी हैव पीपल फॉर दैट कि दिस पर्सन नीड्स योर हेल्प, तो आप इसकी हेल्प करो। हाँ, सिचुएशन उसके जब ऐसी आ जाती सिचुएशन है जब ऐसी आ जाती है। तब आप उनसे कॉन्टैक्ट करते अदरवाइज आप अगर सनातन धर्म में हैं तो आपको तांत्रिक विद्याओं की ज़रूरत है ही हैं। नहीं, बिकॉज यू हैव सो स्ट्रॉन्ग पावर्स अराउंड यू। इफ़ यू प्रैक्टिस हनुमान चालीसा, काफ़ी है आपको पावरफुल रखने के लिए। ऐसे ही एक एक चीज़ है, जैसे अपन बोलते हैं ना मंदिर में जो बैल होती है, हम्म, तो वो बैल एक्चुअल में क्या है कि इतनी डीप साइंस होती है उसके पीछे कि वो बैल जो उसकी फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस प्रोड्यूस करती करती है। है, वो फ्रिक्वेंसी एक्चुअल में हीलिंग फ्रिक्वेंसी होती है। हम्म। आप अगर उसके नीचे जाके या आप उस ऑरा में रहते हो, उस वाइब में रहते हो, तो वो फ्रिक्वेंसी आपको हील करती है। ऐसा भी सुना है मैंने। क्या होता है, ये देखो, मैं आउट ऑफ फील्ड जाके एक चीज़ बता रही हूँ कि हमारी कुंडली दो तरह की होती है, धार्मिक कार्मिक। जो मैं अपने क्लाइंट्स को, बिकॉज जेनजी अल्फ़ा जुड़ा हुआ है हमसे, ज़्यादातर यही आता है, तो इन लोगों को दो टाइप के लोग होते हैं जिनको मैं कहती हूँ तुझे पाठ पूजा करनी है, तुझे नहीं करनी है। ओके। तेरे को घर पे करनी है, तेरे को बाहर करनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कार्मिक है ना, वो जितना पाठ पूजा करेगा वो लाइफ में उतना पीछे जाता रहेगा, क्योंकि तू कर्म करने के लिए आया है। तू कमा और उस कमाई से किसी का भला कर, तेरी तरक्की होगी। हाँ, उसके लिए वही पूजा हो जाएगी। बिकॉज दैट इज दी धर्मा फॉर यू, क्योंकि तू कर्म करने के लिए आया है। सही। मत करो तुम दिया अगरबत्ती घर पे, तुम एक काम करो कि तुम जो कमा रहे हो, जितना तुम्हारा पोटेंशियल है उसको निकालो, हेल्प समवन। किसको हेल्प करना है? अगर वो कुंडली से निकलवा लोगे कि किसको हेल्प करना है, और तरक्की करोगे। जिनके सैटर्न डिस्टर्ब होते हैं उनको मैं कहती हूँ ब्लाइंड लोगों की हेल्प करो। अगर जुपिटर 1 4 7 10 में बैठा है एंड सैटर्न भी कहीं ऐसा हमें दिख रहा है कि बहुत मैलेफिक कंडीशन में बैठा है, हेल्प ब्लाइंड पीपल। यहाँ पे मून डिस्टर्ब है, हेल्प फिशेस। सबसे पहले तो अगर फिश खाते हो तो खाना बंद करो एंड हेल्प देम, फीड देम। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से आप कनेक्शन बनाओगे, और ये सारी कनेक्शंस कहाँ से आ रहे हैं? ये सब आपके पास्ट कर्मा से आ रहे हैं, क्योंकि आप इन्हीं का कुछ करके आए हो पिछले जन्म में। मछुआरे रहे होगे, हज़ारों लाखों मछलियों को मारा होगा तुमने। ठीक है, अगर मैं सैटर्न की बात कर रही हूँ, या फिर मैं अंधे लोगों की बात कर रही हूँ, ब्लाइंड लोगों की बात कर रही हूँ, तो तुम पिछले जन्म में सता के आए हो बहुत, इसलिए तुम्हारा ये डेट बन रहा है तब। बीज पितामह थे, वो शैया पे लेटे थे, तो उसका भी रीज़न बताया था कि उन्होंने पिछले जन्म में एक सांप को ऐसे फेंका था, तो वो उन्होंने सांप को उठा के बचाने जब के लिए, फेंका था, बचाने तो के लिए तो उन्होंने एक कांटों के ढेर पे फेंक दिया ढेर पे था, फेंक और दिया 100 कांटे उसको जाके चुभ गए थे। तो भीष्म पितामह ने बहुत कुछ किया धर्म के लिए, लेकिन वो उस पाप से बच नहीं पाए, उस ऋण से बच नहीं पाए, एट लास्ट उन्हें वो भोगना पड़ा। तो आपको लगता है कि कुछ नहीं होता, मतलब भाड़ में जाए ये, भाड़ में जाए वो, तो वो भाड़ जिस दिन तुम्हारा निकलेगा उस दिन तुम्हें था। रियलाइज होगा कि क्या है। तो सबका हिसाब करने के लिए ऊपर वाला बैठा है, आप अपने कर्म को सही रखो। न्यूमरोलॉजी किस तरीके से और कितना इम्पैक्टफुल होती है, किस तरीके से? न्यूमरोलॉजी जो है ना, वो
अगर सही मायने से देखी जाए तो एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है। जिसके पास लग्न चार्ट नहीं होता, टाइमिंग नहीं होती, तो नंबर्स से, डेट ऑफ बर्थ से एक न्यूमरोस्कोप बनता है जिसको हम लोशो ग्रिड बोलते हैं। तो न्यूमरोस्कोप, न्यूमरोलॉजी में सपोज आपकी जो जो भी डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ को हम लगाते हैं लोशो ग्रिड में। एक लोशो ग्रिड होती है, उसमें हम लोशो ग्रिड के पैटर्न से उन सब चीज़ों को सेट करते हैं और वहाँ से प्रेडिक्शंस निकलती हैं। न्यूमरोलॉजी लेकिन एक स्टफनी की तरह काम करती है। आपकी गाड़ी सही नहीं है, स्टफनी लेके बैठे हो, सफ़र नहीं कर पाओगे। अपनी गाड़ी को सही रखो, बैकअप पॉइंट के लिए, बैकअप के लिए आप स्टफनी अपने पास मतलब रखोगे ना, टूल स्मॉल। किट अपने पास हाँ। रखोगे ना, तो टूल किट की तरह काम करता है आपका वास्तु, आपकी न्यूमरोलॉजी। ठीक है, आपका नेम करेक्शन, ये सब टूल किट है। आपके सारे ग्रह खराब बैठे हैं, पर आप कह रहे हो नहीं मुझे मेरा नंबर अच्छा कर दो, मेरा नाम अच्छा कर दो, मेरा मोबाइल नंबर अच्छा कर दो, कुछ नहीं होगा उससे। आप भटकते रह जाओगे इधर उधर। सबसे पहले तो आपको वही हाँ, करना अब पड़ेगा। न्यूमरोलॉजिस्ट अपने आप को बोलेंगे कि ऐसे नंबर देने से हमने इस सेलिब्रिटी को ऐसा कर दिया। भाई वो अपनी कुंडली सही करके बैठा है, इसलिए वो सक्सेस हो गया। वो सिर्फ पॉजिटिव एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, हमने उसको वो नंबर दिया। जो केस खराब करके बैठे हो आप, वो भी बता दो। वो नहीं बताएंगे। वो नहीं बताते ना, क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है आपको। वो एस्ट्रोलॉजी सब कुछ है, सबसे बड़ा ज्ञान एस्ट्रोलॉजी है। अगर आप खराब वास्तु के घर में बैठे हो लेकिन वक्त अच्छा चल रहा है, वो वास्तु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सबसे पहले वही एस्ट्रोलॉजी शुरू हो जाती है, जैसे अपने पहले तो नाम भी निकालते थे तो वो वर्ड भी वही बताते थे, एस्ट्रोलॉजर ही बताते थे कि उसका वर्ड क्या होना चाहिए। शुरुआती वहीं से वो होती थी। नक्षत्रों को प्लीज करने के लिए होता है। इफ यू ओबे देम की इसी उसमें रखो तो अच्छी बात है। बाकी ट्रैक करना भी आसान रहता था कि अच्छा वो हो तो इसी राशि से हो गया। तो दैट वाज अ कॉन्सेप्ट मेड। लेकिन चलो, नाम आपको नहीं रखना, समझ आता है कि आजकल लोग हाँ। अलग ही अपनी मर्जी से रख रहे हैं, पेरेंट्स अपना नाम जोड़ के रख रहे हैं, ठीक है, ग्रेट। लेकिन एटलीस्ट गिव दैट चाइल्ड अ गिफ्ट कि आप उसकी पत्री दिखवाओ, एक न्यूमरोस्कोप बनवाओ, लोशे ग्रिड बनवाओ, उसके बाद चेक करो कि इसको क्या सूट करेगा। दैट्स द बेस्ट गिफ्ट जो अपने बच्चे को दे सकते हो, क्योंकि 8 साल तक उसके ग्रह तो वैसे भी आपने झेलने हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स के ऊपर आते हैं। हाँ। हाँ। बच्चे को अगर सर्जरी हो गई, 1 साल के बच्चे की सर्जरी हो गई, कौन उसका दुख झेल रहा है? उस बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं है, रोएगा सोएगा, माँ बाप झेल रहे हैं ना। तो 8 साल तक तो हम कहते हैं जो उसकी कुंडली है वो तुमने वैसे भी भोगनी है। तो 8 साल बाद ही विल अंडरस्टैंड हिज लाइफ, उसके दुख सुख उसे मैटर करेंगे। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या किसी भी ऑकल्ट की साइंस की हम बात करें, तो ये सब सबसे पहले आप अपनी एस्ट्रोलॉजी, दैट इज़ योर लग्न चार्ट को अच्छा करो, अपने नक्षत्रास प्लैनेट्स को अच्छा करो, उसके बाद इन चीज़ों में आओगे, तब यहाँ से आपको बैकअप सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई क्लाइंट जैसे आपके पास आया हम्म, और सिचुएशन ऐसी है कि आपने उसकी कुंडली वगैरह देखी और आपने पता लगा लिया कि अब आने वाले टाइम में उसको बहुत बुरा इम्पैक्ट होने वाला है, फाइनेंशियली भी, हेल्थफुली भी, तो आप उसको फिर किस तरीके से डील करते हो? डायरेक्ट तो नहीं बताते होगे कि ऐसी सिचुएशन आने वाली है? देखो, कोई भी सिचुएशन जो हमें दिख रही है ना, वो एग्जैक्टली वैसी आनी भी नहीं है, क्योंकि वो गॉड गॉड का प्लान है, बाकी तुम्हारे कर्म। ठीक ओके। है। अब किसी की कुंडली में बन रहा है कि इस साल इसका बच्चा होना है या हो सकता है, चांसेस तो बड़े अच्छे हैं। अभी अभी पिछले हफ्ते की बात है, कुंडली बहुत अच्छी पेरेंट्स की बनी थी, दोनों का 5th हाउस बहुत अच्छे से मतलब चल रहा था। तो इट वाज, दे वर प्लानिंग फॉर अ करियर कि हम ना ये वाला, दोनों डॉक्टर्स थे, तो दे वर लाइक कि मैं ना क्लिनिक सेटअप करने का सोच रही हूँ, एंड हस्बैंड ये वाले फील्ड में, मैं इस वाले फील्ड में हूँ, एंड टेल अस इफ इट इज़ द बेस्ट टाइम। मतलब व्हेन आर यू प्लानिंग बेबी? प्लान तो कर रहे हैं, बट डॉक्टर्स की तरफ से कुछ ना समझ नहीं आ रहा, बिकॉज उनको भी इशू, बिकॉज एक टाइम बाद देखो, चाहे वो डॉक्टर हैं, उनको भी समझ नहीं आ रहा कि प्लान क्यों नहीं हो रहा, क्यों बेबी नहीं हो रहा। आई टोल्ड हर कि देखो, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि प्लैनेट्स फेवर में है। अब बताओ क्या करना है, कि हम इधर फोकस करें या इधर फोकस करें? तो फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, इट इज़ टाइम, अगर प्लैनेट्स हमारे फेवर में हैं कि नाउ वी कैन कंसीव, तो ठीक है, आई विल बैक ऑफ एज अ वुमन, क्योंकि उसी को कंसीव करना है। तो प्लान थोड़ा सा अलग हो गया। हाँ, थोड़ा सा चेंज। पर अब अगर ये कह दे कि नहीं, वी डोंट वांट बेबी, ठीक है, वी डोंट वांट बेबी, तो वहाँ उनका कर्म है जो उस प्रोडिक्शन को पूरा नहीं होने देगा ना। हाँ, उन्होंने इंटेंशन ही चेंज कर दिया। अपना इंटेंशन चेंज कर दिया ना। तो ऐसा नहीं है कि अरे तुमने तो ये प्रिडिक्शन दी थी, इसलिए हम प्रिडिक्शन देने वाला काम नहीं करते। वी टेल यू व्हाट इज इन योर फेवर। तुम्हारे फेवर में ये प्लैनेट्स बन रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ करना है तो कर लो, बढ़िया टाइम है।
ओके। ठीक है, तो दिस इज हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज अगेन अ गाइडेंस टूल, प्रिडिक्शन देने का टूल नहीं है कि इस साल होगा ऐसा और इस साल होगा भारत में ऐसा और ऐसा हो जाएगा प्रधानमंत्री के साथ। भाई प्रधानमंत्री की अपनी पर्सनल कुंडली है, ठीक है, तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बस 2026 लग गया तो प्रधानमंत्री के साथ ऐसा। बहुत सारी चीज़ें हैं, जस्ट 2026 का एक नंबर ही नहीं दिक्कत करने वाला। एक क्वेश्चन था मेरा, वास्तु और शास्त्र जैसे आजकल घर बनाने में आजकल पहले भी होता था हालांकि, लेकिन अब बहुत ज़्यादा उसकी केयरिंग करने लग गए हैं उसमें, उस सब चीज़ों में, मतलब क्या चीज़ कहाँ रखी जानी चाहिए, क्या चीज़ कहाँ होनी चाहिए, हालांकि इतना तक देख रहे हैं कि दीवार का कलर क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें। तो ये कितना इम्पैक्टफुल होता है और ये कितना ज़रूरी है आपके हिसाब वास्तु की शुरुआत कहाँ से हुई कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो एक देवता निकले समुद्र मंथन के वक्त, जिनको नाम दिया गया वास्तु पुरुष। ठीक है, अब इनका क्या सिग्निफिकेंस था कि ये हैं एक ऐसे देवता जो हर सेकंड ना बड़े होते जा रहे थे, बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और वो धीरे धीरे देवताओं को ये रियलाइज़ हुआ कि ये तो पूरी पृथ्वी खत्म कर देंगे, ये तो पूरा ब्रह्मांड खत्म कर देंगे जिस हिसाब से ये बढ़ रहे हैं, जैसे कंपाउंडिंग इनकी हो रही है साइज में। तो एक सार, अभी मैं छोटे से सार में बता रही हूँ, एक क्विक डिसीजन लिया गया कि वास्तु पुरुष को पे ये वाला डिपार्टमेंट दे देते हैं कि विल टेक केयर ऑफ द कंस्ट्रक्शंस, एंड ऑल्सो जो घर बसाने के लिए एक हमें पॉजिटिविटी चाहिए, एंड बहुत सारी चीज़ें, देखो मैं बहुत छोटे से उसमें बता रही हूँ, ठीक है। एंड उनको फिर एक ज़मीन के अंदर जगह दे दी गई, एंड वो इतने एक्सपैंड कर रहे थे कि वो वहाँ ज़मीन के अंदर भी जब एक्सपैंड कर रहे थे तो 45 देवी देवताओं की ड्यूटी लगाई गई कि इनको नीचे धसाओ, नीचे उनको नीचे पुश करो ऊपर पुश नहीं। करो ताकि वो उतनी जगह पे ही रह जाए। तो 45 देवी देवताओं की शक्तियाँ लगी ताकि वो उतनी जगह पे रह जाएं, एंड बहुत डीप है ये, ठीक है। अभी क्या है, वास्तु पुरुष का जो मेन घूम फिर के जो हमारा साइंस है वो ये है कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो आप प्लॉट अपने नाम पे कटवाते हैं, जब आप उसमें पूजा करवाते हैं तो हम वास्तु का पहले भोग रखवाते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। मेन भूमि पूजन होती है वो कहीं ना कहीं हमारी वास्तु पुरुष को भी एक ग्रैटिट्यूड होता है, ठीक है, हम उनको पूछते हैं। तो ये जो 45 देवी देवताओं का मैं ठीक है, तो यहाँ पे 45 देवी देवताओं को स्थान दिया गया है, ठीक है। हर डायरेक्शन में 8 देवी देवता हैं, ठीक है। यहाँ पे 45 देवी देवता वैसे बेसिकली बैठते हैं, कुछ जगहों पे तो 2-3 भी हैं, ठीक है। जहाँ होता है ना कि जिस तरफ हम टग ऑफ वॉर खेलते हैं ना, जिस तरफ ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है वहाँ और लोगों को डाल देते हैं, है ना। तो सेम लाइक दैट कि उनको नीचे धसाने के लिए 45 देवी देवताओं की ड्यूटी लगी और वो एक सरकमफेरेंस में बैठ गए, ठीक है। सबके पास कुछ डिग्री दी गई। एंगल्स। अब इन्हीं एनर्जीज का सारा गेम है वास्तु। ऐसा नहीं है कि कौन सी दीवार पे कौन सा कलर, ये एनर्जीज को बैलेंस करना अगर आप जान गए। अब वास्तु पुरुष को जब नीचे धसाया गया तो उनकी नाभि से, जैसे माँ की कोख में बच्चा होता है तो नाभि से सब चल रहा है ना उसका हाँ। कंट्रोल, तो वास्तु पुरुष का भी जो कम्युनिकेशन है ऊपर की दुनिया से वो नाभि से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये बैठा है वास्तु पुरुष का, वास्तु पुरुष की जो नाभि है, ये सेंटर जिसको हम बोलते हैं आपका वास्तु का सेंटर, दैट इज योर ब्रह्मस्थान, ठीक है। ये है ब्रह्मस्थान। यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ एक साइक्लोन बनते बनते बनते, जैसे भंवर होता है वर्लपूल, है ना, तो एक ऐसी एनर्जीज का एक भंवर घूमता है। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट वेस्ट को देखने से भला है कि आप सेंटर ऑफ योर हाउस देखो। अगर आपका सब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की रेमेडीज बता रहे हैं, नो वन विल टेल यू कि भाई घर का पहले सेंटर ठीक करो, क्योंकि वही जोन है जहाँ से सारी एनर्जीज उत्पन्न हो रही हैं, जहाँ से वो भंवर या फिर वर्लपूल बन रहा है। ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, अगर बहुत डीप इसमें जाओगे, देवता एनर्जी में जाओगे तो 2 साल कम से कम लगते हैं। तो मैंने बहुत जस्ट रफ आइडिया आपको बता दिया, ठीक है। अब आर्किटेक्ट और वास्तु एक्सपर्ट्स के आपस में नहीं बनती, क्यों? क्योंकि आर्किटेक्ट को इतना से ऑफिस को बहुत सुंदर बना के देना है। एक जनरल वास्तु जो कर रहा है वो बोलेगा ईस्ट में ये कलर दे दो, नॉर्थ में ये कलर दे दो, वाटर जोन है, वेस्ट में ये कलर दे दो, भाई पैसे का जोन है, ये नहीं चलेगा, आपने ब्लैक क्यों कर दिया, आपने ब्लू क्यों लगा दिया। ये चलता है किनके साथ? ये यहाँ पे एंटी हो जाते हैं आर्किटेक्ट्स और वास्तु एक्सपर्ट्स। अब किसी को अपना ऑफिस चाहिए जो आंखों को भाए, जो मुझे सुंदर लगे, मेरा क्लाइंट आए तो उसको अच्छा लगे, ठीक है। किसी को वो चीज़ चाहिए,
और कोई कह रहा है कि नहीं मुझे ऐसा गेम बना के दो, कि मुझे कुछ ऐसा स्पेस बना के दो कि इट शुड बी पॉजिटिव फॉर मी, एंड ऑल्सो जो एनर्जीज होती हैं वास्तु की वो भी मेरे लिए पॉजिटिव हो। तो हमें क्या करना होता है, तो इट्स नॉट अबाउट द कलर्स, इट्स नॉट अबाउट द, कई बार मतलब इट्स नॉट अबाउट कलर्स, और इट्स नॉट अबाउट कि जिस तरह से वास्तु को बताया जा रहा है, डिलीवर करा जा रहा है, इस डायरेक्शन में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। भाई कहीं तो बनाओगे घर में टॉयलेट, हम्म। है नहीं, ना? कई ऐसी बिकॉज सिचुएशंस भी हो जाती है। अब जैसे किसी के घर में कोई ओल्ड पेरेंट्स है जिनकी सिचुएशन ऐसी है, वो ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, हम्म, तो उस कंडीशन में आपको उनके रूम के पास ही बनाना पड़ेगा, उनकी एग्जैक्टली फैसिलिटी एडवांटेज देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। ठीक है, अब वास्तु के 3 जोन्स ऐसे होते हैं हमारे 360 डिग्रीज में, ऐसे जोन्स भी हैं जो हम कहते हैं दिस इज गुड फॉर डिटॉक्स। ठीक है, पुराने टाइम पे बोलते थे कोक भवन, कि थोड़ा टाइम वहाँ जाओ, मूड खराब है, बैठो और बाहर आ जाओ। हम्म। ठीक है, तो ऐसे जोन्स जो है वहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ, गुड फॉर योर रेस्ट रूम्स, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रह गया कि तुम खेत में जाओगे, हाँ। यू विल हैव टू डू समथिंग ना, कुछ या। तो आप घर पे ही सेट करेंगे ना। तो क्या है कि इन्हीं एनर्जीज को कैसे बैलेंस करना है, दिस इज वास्तु। मैं ये कहती हूँ कि आपके घर की वास्तु, आपके घर की एनर्जी अपने आप में एक कुंडली है जिसके अंदर आप घूम रहे हो, एक कुंडली आप पैदा होके लेके आए हो, एक कुंडली है आपके घर की जिसके अंदर आप घूम रहे हो। वास्तु की हर डायरेक्शन कहीं ना कहीं आपकी कुंडली से जुड़ी है, तो जितनी बुरी कुंडली उतना खराब घर का वास्तु। लेकिन वहाँ पे डराया नहीं जाता कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, डराया नहीं जाता, इन चीज़ों को बैलेंस करना होता है। जैसे सबसे गलत चीज़ बोलते हैं हम साउथ वेस्ट की एंट्रेंस और नॉर्थ ईस्ट की किचन। हाँ। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की किचन टॉयलेट क्यों कहते हैं? अब यहाँ पे इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है वास्तु पुरुष का फेस। ठीक है, तो वास्तु किसी के भी बॉडी में कितना, कहीं पे भी आपकी बॉडी में दाना निकल जाएगा ना, आप इतना परेशान नहीं होगे। फेस पे एक पिंपल निकल जाए, कितना परेशान होते हो। तो सेम विद दैट देवता इज वेल ना, वो फेस को लेके थोड़ा परेशानी है ना, कि भाई आप किसी के फेस पर टॉयलेट बना रहे हो। हम्म। ठीक है, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि लेट्स चेंज दिस थिंग। ठीक है, बाकी हम बैलेंस कर देंगे कहीं पे है तो इसलिए वहाँ पे हम मना कर देते हैं कि वहाँ पे ये वाली चीज़ मत करो। बाकी लेट्स डू साउथ वेस्ट की डायरेक्शन की एंट्रेंस, अगर आपकी कुंडली अच्छी है जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है आपका, तो अगर आपकी कुंडली अच्छी है तो ये थोड़े टाइम, इस साउथ वेस्ट डायरेक्शन राहु की होती है, राहु ब्रह्म में डालता है। ठीक है, राहु का काम है आपको ब्रह्म में डालना, थोड़े टाइम आपको ग्रोथ देगा कि अरे यार बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है, फटक से नीचे गिरा देगा। तो इसलिए हम साउथ वेस्ट की एंट्रेंस मना कर देते हैं कि साउथ वेस्ट की एंट्रेंस मत लो, क्योंकि थोड़ी सी ग्रोथ होगी ना, आप उछल जाओगे कि अब बढ़िया आएगा, अब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वो राहु आपको टाइम दिखा रहा है, फटक से नीचे गिराएगा, कर्जों के साथ हो जाओगे। इसलिए साउथ वेस्ट वाले कर्जों में ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पहले उस घर में जाएंगे, प्रोग्रेस होगी, प्रोग्रेस होते ही क्या होगा, ये एक भ्रम में आ जाएंगे कि अब तो रहीस, हाँ, वो उसी उसके के बाद थोड़े नीचे पटक जाएंगे, वो लोन्स वगैरह सब चीज़ें उसी लोन्स में हिसाब आ से रहे हैं। सेट इसलिए हम करना। कहते हैं साउथ वेस्ट वाले कर्जों में आते हैं। ये एक टाइम पे प्रोग्रेस भी कर रहे होते हैं। अगर आप साउथ वेस्ट वाले घर में रह रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है, और आपको लग रहा है कि अभी और ऊपर जाएगी, तो वहीं थम जाओ, घर चेंज कर लो, जितना हाथ में जैकपॉट मिल गया लेके निकल लो। दिस इज व्हाट यू कैन डू। अदरवाइज थोड़े टाइम के लिए हम कुछ ऐसी रेमेडी बता देंगे कि एटलीस्ट इस माइंडसेट को भी समझो कि वास्तु का क्या आपके साथ चल रहा है, बाकी कुंडली सबसे इम्पॉर्टेंट, एंड इन चीज़ों को बैलेंस कर लो। बहुत सारे लोग हैं जो साउथ वेस्ट का घर नहीं छोड़ पाते, तो वहाँ पे कुछ रेमेडीज करवानी पड़ती है, एटलीस्ट वो एनर्जीज आपको बैलेंस तो रखेंगी। अब जैसे आजकल तो क्या फ्लैट्स वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा है, लगभग सब फ्लैट्स वगैरह ही लेते हैं और इन्हीं में रहते हैं। हम्म, तो फ्लैट्स में तो ऐसी बाउंडेशन हो ही जाती है। अब कई फ्लैट्स होते हैं जो इस डायरेक्शन में उस तरीके से होते हैं। हम्म। अब वो उसने ले लिया तो उस कंडीशन में क्या करे, क्योंकि वो तो छोड़ भी नहीं सकता उसको। हाँ, तो यहीं पे ये जो भंवर है ना, अब ये जो भंवर घूम रहा है ऐसे, जो मैंने आपको भंवर का कॉन्सेप्ट हाँ। बताया, वो इसलिए कि ये एक बीच सेंटर से, दैट इज योर ब्रह्म स्थान से जो एनर्जीज घूम रही हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पे ज़्यादा तबाही मचा रही है, ठीक है, किस डायरेक्शन से कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं प्रॉब्लम्स के, उनको बैलेंस करने के लिए हम उन्हीं एनर्जीज को या तो सर्कुलेटरी घुमाते हैं या तो एंटी घुमाते एंटी हैं। घुमाता ठीक है, अब किसी का नॉर्थ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो हम उसको फिर ईस्ट की एनर्जीज ला के देंगे। किसी का ईस्ट बहुत ज़्यादा मतलब खराब है, तो हम उसको नॉर्थ से ईस्ट में घुमाएं। मतलब दिस इज़ दी पूरा एक सर्कुलेशन एनर्जीज का, जिसको हमें बैलेंस में लेके आना है। यहीं से आते हैं उपाय। ऐसा नहीं, अब क्या होता है, एक घर पे मैं गई थी जहाँ प्रॉब्लम कुछ नहीं आ रही थी, उन्होंने वास्तु कंसल्टेंट को दिखाया, उसने जगह जगह टेप लगवा दी। जब प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो मेरे को बुखार नहीं हो रहा, पर मेरे को पता है पैरासीटामॉल बुखार के लिए होती है, तो मैं खाने थोड़ी बैठ जाऊंगी। है। सही बात।
इसलिए हमने क्या किया है, कॉस्मिक डिकोडर पे हमने ये काम किया है। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, आप एक काम करो, अपना नक्शा लेके हमारे पास आ जाओ। हम उसको, अब बहुत अच्छी फैसिलिटी ऑटो कैड्स की आ गई हैं कि आपके मतलब सैटेलाइट के थ्रू आपके घर के एग्जैक्ट जो डायमेंशंस हैं, हाँ वो बता देते डायमेंशंस विद द डिग्रीज ऑफ सारा डायरेक्शन, ठीक है, डायमेंशंस एंड डायरेक्शंस। बहुत अच्छी फैसिलिटी आ गई है कि आप दिल्ली में बैठे हो, लेकिन यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि आप कौन से डिग्री के घर में बैठे हो, कौन सी डिग्री के एंट्रेंस में बैठे हो। अब ऐसे लोगों को हम ये बोलते हैं कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 लाख रुपए देने गए घर की वास्तु करवानी है, जो हो रहा है। कुछ ओके वास्तु एक्सपर्ट करो, मैंने 21 करोड़ लिए थे वास्तु करने के, भाई नहीं होता ऐसा, ठीक है। आपको हर कोई बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन उसे अपने घर की कंडीशन ठीक करनी है। तो आप सिम्टम के बेस्ड पे अपना चार्ट हमारे पास लेके आओ, अपना नक्शा लेके आओ, ऑटो कैड की हम करते हैं, हमारी टीम करती है, ब्रिंग इट हियर। हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो आपका सिम्टम आ रहा है उसको ट्रीट कर देंगे। जब आपको प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट की नहीं आ रही है और नॉर्थ ईस्ट में आपका वॉशरूम है पर प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो क्यों छेड़ रहे हो? सही बात है हाँ क्यों क्यों सिचुएशंस हो जबरदस्ती उसको प्रिक कर रहे हो? मत छेड़ो, हर किसी को नहीं आ रही, सही ठीक है ना। तो साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, आपको तो प्रॉब्लम ही नहीं आ रही। हो सकता है आपके घर में भी किसी की शादी, रिलेशनशिप इशू आते हैं, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी भाई बहन रह रहे हैं सारे, ठीक है आपस में, अभी शादी ही नहीं, तो रिलेशनशिप इशू क्या ही आएंगे? तो क्यों छेड़ रहे हो? तो सेम जैसे आप अपनी कुंडली दिखाते हो, सेम आप अपना वास्तु का डायमेंशंस एंड डायरेक्शंस दिखवाओ, जो सिम्टम आ रहा है उसको ट्रीट कर देंगे। बस एक दो क्लाइंट्स के बारे में आप ऐसे बता दो उसकी सिचुएशंस वगैरह मतलब नाम ना बता के मतलब कैसे कैसे आपने डील किया क्या क्या चीज़ हुई पर एक मॉडल ने अप्रोच किया था मेरे को कि मेरे साथ ये दिक्कत है कि मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, मेरे नाम की स्क्रिप्ट बन जाती है, ऑडिशंस हो जाते हैं, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाती वहाँ तक। तो क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो मेरे को अब यही चीज़ जो मैंने भंवर बताया, वो ब्रह्म स्थान से भंवर उठा, अपॉर्चुनिटीज़ से नॉर्थ में घूमते हुए वो ऑडिशन दे रही है, फिर उसके बाद उसकी स्क्रिप्ट बन रही है, लेकिन वो वेस्ट तक नहीं पहुंच पा रही एनर्जीज। तो उसका हमने वेस्ट का उसको पूछा कि भाई तो मेरे को वेस्ट का अपना ज़रा पिक्चर भेज, बिकॉज दूर रहती थी, है ना। तो सिम्टम बेस्ड वास्तु करी हमने कि भाई ये सिम्टम है, वेस्ट देखा तो वेस्ट डैमेज था। उसको मैंने कहा भाई तू ये कर्टेन ले आ और इसको इस चीज़ से कवर कर दे। उसने कवर डैमेज इन द किया, सेंस मतलब कुछ मतलब वेस्ट डायरेक्शन में ब्राउन कलर का कुछ था वहाँ पे जो, ओके एंड स्टोर रूम भी था, तो उसका डोर था, बहुत सारी चीज़ें। मैंने कहा, तू एक काम कर, ये चीज़ हम हटानी, अब स्टोर नहीं हटा सकते ना, अब कहाँ ले हाँ हाँ जाओगे इतना सामान। पता एक काम करते हैं, जब तक तेरी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही तो इतना एरिया, उसको मैंने समझा दिया था, वो दिल्ली बैठी थी, उसको मैंने समझा दिया था कि तेरे पे फ़ोन है, ऐसे डिग्री यहाँ पे खड़े होके निकाल। ऑटो कैड के थ्रू हमने किया, मैंने यहाँ से उसको डायरेक्ट किया, देहरादून से डायरेक्ट किया, उसने दिल्ली में सेम काम जैसे जैसे मैं उसको डायरेक्ट करती गई उसने किया। वीडियो कॉल पे हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। एक जोन था स्पेसिफिकली 10 डिग्री का, जो मैंने उसको बोला इसको खाली छोड़ दे, इसको बस एक काम कर, अलमारी को हम हटा नहीं सकते, इसको क्लियर कर दे, थोड़ा सा इधर उधर मूव कर दो, एंड जो ये एरिया है यहाँ पे एक इस कलर का मैट बिछा दे, ठीक है। जस्ट हमने क्या किया, उस जोन को थोड़ा सा हाइपर कर दिया ताकि वो वेस्ट की एनर्जीज हमें मिल जाए, ठीक है। तो 2 दिन बाद वो सेट पे पहुंच गई थी, सिंपल। तो छोटे छोटे सिम्टम्स को देख के वास्तु करते हैं हम। ऐसा नहीं होता कि वास्तु का मतलब है नहीं यार, वास्तु एक्सपर्ट आएगा वो बोलेगा ये तोड़ दो, ये हटा दो, ये कर दो, वो कर दो। कैसे करेंगे हम, कहाँ जाएंगे, कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ता है। मतलब आप भी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही करते हो अगर एग्जैक्टली, वो तो बन रहा है तो सिम्टम, वो चीज़ भी सिम्टम काम बेस्ड करेगी वास्तु ना। अब कोई है जो कह रहा है कि मेरा मेरा एनालिसिस का बहुत ज़्यादा काम है। अब वास्तु में 3 डायरेक्शंस हैं जिनको हम बोलते हैं कि भाई यहाँ मत बैठो, ये गड़बड़ी करेंगे, लेकिन आपका एनालिसिस का काम है, तो हम बोलेंगे जाओ उसी डायरेक्शन में बैठो। कहाँ बैठोगे? ईएससी में बैठोगे, शेयर मार्केट वाले बैठो थोड़ी देर वहाँ पे, कितना अच्छा दिमाग चलेगा, क्योंकि एनालाइज करनी है ना चीज़ों को, वो जोन ही एनालिसिस का है। हाँ वही एनर्जीज हो जाती हैं वही पर वाइब्स हो ईएससी जाती को कैसे बोलते हैं, नहीं नहीं ये चर्निंग जोन है, यहाँ पे तो बिल्कुल कुछ मत रखना, वॉशिंग मशीन रख दो वही चर्न होती रहेगी। ऐसे थोड़ी होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक वास्तु टिप जो, मतलब वास्तु एक्सपर्ट्स देते हैं ये टिप, कि साउथ ईस्ट में जाके घी का दिया जलाने को, मनी के लिए। इस चीज़ को मैं मतलब मेरे को भी समझ नहीं आता कि इसके पीछे ये लॉजिक क्यों देते हैं, बिकॉज साउथ ईस्ट जो होती है वो वीनस का प्लेस है, लग्जरी का स्पेस है।
आप घी समझ आता है कि घी इज़ ऑल्सो वीनस। जब हम लाल किताब के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो घी इज़ वीनस। तो आप घी को वहाँ प्लेस भी तो कर सकते हो। हाँ, दिया जलाने दिया के क्यों लिए। जलाना है? वो तो अग्नि हो गई ना फिर, वो अग्नि हो गई। वो चीज़ तो अग्नि हो गई। तो आप उस जगह पे दिया, तो आप अग्नि क्यों जला रहे हो? आप तो वहाँ पे फायर एलिमेंट लेके आ गए। तो अगर आपको अपना साउथ ईस्ट अच्छा करना है, बाजार से एक घी का डब्बा लाओ, वहाँ रखो, भूल जाओ। नेवर यूज़ इट, बस वहाँ प्लेस कर दो, लॉन्च कर दो कि बस ये यहीं रहेगा अब। उसके बाद देखो कैश का फ्लो। आपको वहाँ अखंड दिया जलाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द वर्स्ट टिप जो लोग दे रहे हैं, क्योंकि ये टिप जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनका भी कुछ नहीं हो रहा। उनके घर में उल्टा एक्सीडेंट्स के केसेस बढ़ रहे हैं। बिकॉज साउथ ईस्ट में मंदिर, या साउथ ईस्ट में अग्निकोण, या साउथ ईस्ट में ऐसी कोई चीज़, किचन की भी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, वहाँ पे चूल्हा नहीं रखा जाता। तो यहाँ पे एक्सीडेंट के केसेस बढ़ जाते हैं। आपकी जो भी गाड़ियाँ हैं बहुत जल्दी जल्दी ठुकेंगी इधर उधर से, डेंट्स बहुत जल्दी लगेंगे। तो बहुत चीज़ों को बैलेंस किया जाता है, लॉजिक निकाला जाता है। इसलिए एक वास्तु एक्सपर्ट को, एक एस्ट्रोलॉजर होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से सारी चीज़ें आपने सीखी रिलेट करते हुए कि एग्जैक्टली न्यूमरोलॉजी सब चीज़ों को रिलेट सिचुएशंस के करते अकॉर्डिंग हुए, कि यार ये ज़रूरी है। हाँ, सब चीज़ों को रिलेट करते हुए सारी चीज़ें सीखी। आप सिर्फ न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओगे, वो आपको रीज़न नहीं बताएगा कि क्या ज़रूरी है कि आपका नंबर ये होना चाहिए। उसके पीछे उसके पास रीज़न ही नहीं होगा। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आजकल बहुत लोग एडवाइस कर रहे हैं, तो कैसे समझ में आए कि जेन्युइन एडवाइस कौन-सी है या फिर फेक कौन-सी है? अगर कोई आपको कोई भी टिप दे रहा है, उसके पीछे उसका लॉजिक बता रहा है। ठीक है, सपोज़ मैंने एस्ट्रोलॉजी का एक चार्ट देखा और उसको बोला कि तू ये काम कर। अगर आपको कोई काम बोल रही हूँ ना करने को, मुझसे भी पूछो, क्यों? क्या लॉजिक है इसके पीछे? आस्क योर एस्ट्रोलॉजर। अगर आप किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास भी जा रहे हो, थेरेपी के लिए, और वो आपको कोई होमवर्क दे रहा है कि ये वाला काम करो, तो उसको पूछो क्यों? इसका क्या काम है मेरी साइकोलॉजी थेरेपी के बीच में? अगर वो रीज़न दे देता है तो मतलब उसको पता है उस आस्क चीज़ के देम। बारे आपकी एक रीज़निंग से उसका तो ऐसा नहीं है ना कि वो अपनी दुकान खोल के बैठ जाएगा। में। सही है, लेकिन ये तो होगा एटलीस्ट कि एटलीस्ट वो सैटिस्फाइड होगा इस चीज़ से कि हाँ, ये इसलिए बता रही सही है। है ना? अब जितनी भी ये बिना सर पैर की रील्स बन रही हैं, जो वायरल जाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, ये दबा दो, ये जला दो, ये बहा दो, ऐसा कर दो, पैसा आ जाएगा। लॉजिक पूछो उसके पीछे, कैसे आएगा? मेरे क्लाइंट अभी मेरी 15 दिन पहले एक से बात हुई, इंस्टाग्राम से उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। तो उन्होंने मुझे पूछा, मैम 25 लाख का कर्जा हो गया मेरी इन हैबिट्स की वजह से। मुझे पता है गलती मेरी है, बट क्या करूँ मैं, कैसे ये पैटर्न ख़त्म करूँ? तो मैंने उसको रीज़निंग दी कि भाई देखो, यहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है, एंड ऑब्वियसली तुम्हें भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अब ये गलतियाँ करने से पहले। बाकी ये जो पैटर्न बन रहा है, इस प्लानट से बन रहा है, इसको ठीक करते हैं। तो यहाँ पे एक तो मैंने उसको लॉजिक दिया कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। नंबर 1, वीनस से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम राहु से आ रही थी, थोड़ी सी मरकरी से आ रही थी, क्योंकि अगर बुध डैमेज है ना, बुध इज योर बुद्धि, ओके। पूरी कुंडली खराब। आपको राहु केतु शनि से डरा रहे होंगे एस्ट्रोलॉजर्स, मैं कहती हूँ अगर आपका बुध खराब है ना, कितने अच्छे आपके राहु केतु शनि बैठे हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यही नहीं मेन चल पार्ट रहा। है, इसका चलना ज़्यादा ज़रूरी है, मेन यही पार्ट नहीं है चल पूरा। रहा। तो उसका बुध थोड़ा ठीक करवाया, थोड़ा सा उसको राहु की तरफ से जो हैम्पर हैबिट्स आ रही थी, थोड़ा रेबेलियस था नेचर, खैर उसका जो पर्सनल था उसको समझाया। कह रहा, मैम मैंने ना पैसे के लिए क्या नहीं किया। इंस्टाग्राम पे एक रेमेडी आई, गुलाब जला दो, मैंने वो किया। गुलाब तोड़ो, नमक डालो, जला दो, माँ लक्ष्मी को बोलो इतना पैसा दे दो। बता, हाँ मैंने भी सुनी थी वो। वो तो वही बता रही थी ना, मतलब इतने चार्जेस हैं उसके। मैडम उसने बोला कि टॉयलेट सीट के आगे दिया लगा दो। वो तो मैंने सीट के आगे दिया लगाया, पापा ने मेरे चार लगाए। कि मंदिर का सामान टॉयलेट के आगे कौन रखता है? फैक्ट है, उनकी बात सही है। ठीक है। तो मैम क्या रीजन था इसके पीछे? मतलब कुछ रीजन नहीं था। वो कह रही है राहु से पैसे कमाओ तुम, मतलब अपना दिमाग मत लगाओ, टॉयलेट सीट के आगे दिया बत्ती करो, बस राहु देगा पैसे। फिर वो कैसा वाला देगा, वो तो टॉयलेट सीट ही बताएगी। है ना? है ना?
तो मैम यही तो समझ में क्या है, मैं जब कर्ज़ों में जा रहा था मुझे समझ ही नहीं आ रहा था और मैं ये सब कर रहा हूँ और कर्ज़ों में जा रहा हूँ। मतलब कोई लॉजिक नहीं था ना इसके पीछे। ये सिचुएशंस फूँक कंट्रोल दो, हुई नहीं। ये जला दो, ये बहा दो। मैं बहुत जब कोई मेरे को ये चीज़ कहता है कि मैम ये वाली चीज़ दबाने को बोली है, मुझे नहीं दबाना। जब तक बिल्कुल तुम्हारे गले पे ना आ जाए ये काम नहीं करना। वो लास्ट है। सबसे पहले कोशिश करो किसका भला करके अपने प्लैनेट्स को अच्छा कर सकते हो, सबसे पहले वो करो। क्योंकि वो किया हुआ काम ऊपर वाला भी देख रहा है। ठीक है? उसकी नियति जब तुम्हारे फ़ेवर में काम करेगी तो मज़ा आएगा। ठीक है? अभी थोड़े दिन पहले मैं किसी को सुन रही थी कि मटके में सौंफ भरो और शमशान में दबा दो। क्योंकि मटका शनि का होता है एंड सौंफ होती है ऐसी, तो उसको शमशान में दबा दो। मतलब सीरियसली? चलो ठीक है, शनि का होता है, पहली बात तो शनि का नहीं होता। शनि में तुमने सौंफ डाली, सौंफ इज़ योर मंगल। आपने 8th हाउस में 2 प्लैनेट्स को दबा दिया। दबाने का काम शमशान में वो कहाँ जाता है? वो 8th हाउस में जाता है, जो शमशान है। 8th हाउस में शमशान, जो हमारा 8th हाउस होता है कुंडली में, दैट इज़ शमशान, उसको हम बोलते हैं शमशान। बंजारी ज़मीन, शमशान के पास कोई ऐसा एरिया। अब तुमने मंगल को 8th हाउस में, सौंफ इज़ योर मंगल, आपने 8th हाउस में उसको दबा दिया। आपकी खुशियाँ खत्म हो जाएंगी सारी, खुशियों के सोर्सेस। पैसे के लिए तुम ये काम बोल रहे हो, पैसे के लिए तुम ये कर, कहाँ जाएगा तुम्हारा मंगल तुम्हें पता है? अगर तुम 10th हाउस मंगल लेके बैठे हो कि तुम्हारे पैदा होते ही पापा रईस हो गए, वो तो खत्म हो जाएगा सारा, तुम शमशान में दबाए उसको। तो सही। मत करो भाई ये सब काम। आप जब कुछ अपने ऊपर से घुमा के पानी में डाल रहे हैं, जब आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि ये पानी में डाल के आ जाओ, गंगा जी में दबा के आ जाओ, गंगा जी में फेंक के आ जाओ, या नदी में एक चीज़ कर लो। तो जब आप ये काम करते हैं ना, नारियल घुमाओ जी नदी में डालो, तो जब आप बहते हुए पानी का कोई काम करते हैं ना, तो वो होता है 4th हाउस ऑफ कुंडली। 4th हाउस माँ का होता है। ओके। आप अपनी मुसीबतें घुमा घुमा के मम्मी के फेवर में डालोगे। फिर मैं डाल रहा हूँ। सही। ये है तुम्हारी माँ का प्यार जो तुम करते हो अपनी तरफ से। मतलब पहले पता करो ना। पहले पता करो ना, आज हाँ, देम द रीजन, क्यों भाई मेरे को ये बताओ, ये रेमेडी का रीजन क्या है? सही। व्हाट इज द लॉजिक, व्हाई इन द वाटर नॉट इन एनी अदर प्लेस? कर लोगे तुम ऐसा काम जिसमें बोला जाएगा जाओ सारी मुसीबतें मम्मी के हाउस में डालो? नहीं होता। वो है तो ना? कैसे करेगा कोई। है ना? अब कोई क्रूर ही होगा जो करेगा। जैसे तो आज देम द रीजन कि भाई क्यों। बहुत सारी चीज़ों को तो मैंने बहुत ही हाई लेवल पहुंची हुई एथलीट की कुंडली देखी है, वर्स्ट कुंडली दैट आई कुड सी। मैंने उसकी कुंडली देखी, मतलब ये आपकी कुंडली तो नहीं, कह नहीं मेरी है। मतलब ये कर्म है जो बचा रखे हैं जिसने, क्योंकि कुंडली ऐसी नहीं है कि आप यहाँ होते। क्या कर रही हैं, वो सारे अपोजिट काम कर रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें थी कि हाँ वो स्पिरिचुअल बहुत थी, तो भगवान ने अपने आप उन्हें दिशा ऐसी दिखाई हुई थी कि वो ऐसे ऐसे काम कर रही थी कि वो इतना टॉप पे पहुंची हुई थी। तो यू डोंट नीड एनी रेमेडी। पर नहीं यार, कहीं ना कहीं एक पैटर्न बना हुआ है, आई एम नॉट रीचिंग वेयर आई वांट फेम। मतलब चलो ठीक है ये काम करो। सही। इसके बाद फर्क आया, ट्रॉफीज भी मिली। मतलब करो, सही। क्योंकि एक जो लिमिट थी जो आप हम्म। अपने कर्मों से पहुंच रहे थे, एक लिमिट, उसको हमने एक जो वीनस की तरफ से उनकी कुंडली में बाउंस हमें चाहिए था और एक मंगल की तरफ से बाउंस चाहिए था, वो रेमेडी करते ही उठ गए और अच्छा हो गया सब कुछ। तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है जैसे अब उन्होंने बैकलॉग जो उनका था पिछले जन्म का कर्म था, वो उन्होंने उनके साथ अच्छे कर्म करके उनको आज वो अच्छा हो गया। शी वॉज वेरी हाईली हाँ। स्पिरिचुअल पर्सन जिसकी मैं नाम नहीं ले सकती। ठीक है, तो इस वजह से वो बहुत दान दक्षिणा करती थी। सेम वही कार्मिक कुंडली मैंने कही थी ना कि जितना दान दक्षिणा करोगे, जितना आप दूसरे का भलोगे, एंड शी हैड दिस हैबिट कि वो बहुत लोगों को अपलिफ्ट करती है। मतलब उनका तो ये है कि आई वॉन्ट टू अपलिफ्ट वुमेन अराउंड। ओके। जो परेशान है चलो इसको उठाओ, हम्म। इसको कहीं और पहुंचाओ, इसको बढ़िया करेंगे हम, इसको सपोर्ट करो। तो ऐसी लेडी जो सपोर्ट करना जानती है दूसरी औरतों को, दूसरों को अपलिफ्ट करना जानती है, तो ऐसी लेडी तो ये तो अपने आप में कर्म कर रही है। यू डोंट नीड एनी रेमेडी ना हो ना, अच्छा। क्योंकि तुम अपने आप में कार्मिक हो। तो बी दैट कार्मिक पर्सन, उसके बाद तुम अपनी नियत इंटेंट को अच्छा रखो। यू डोंट नीड एनी रेमेडी। तो प्रॉब्लम ये है, सबको रील देखनी है और उसके बाद कहना अरे इतना पैसा आ जाएगा, लौंग पत्ती ऐसे जला दो, ये कर दो वो कर दो। अरे कुछ नहीं होगा जब तक नहीं निकलोगे घर से बाहर मेहनत के और लिए। एक तो अब आजकल वो फास्ट मनी वाला भी है ना,
कि जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए, अभी वो चाहिए। नहीं होता भाई, उसके लिए भी हाँ, जो बंदा ओवरनाइट किसी रील से वायरल हो रहा है, वो 1 साल से 2 साल से रोज कुछ ना कुछ हाँ, अपलोड कर रहा था, इसलिए वो एक रात में कहीं पहुंच गया। एक रील से कोई मिलियंस या बिलियंस नहीं जाता। हाँ, नहीं वो वही है, मेहनत तो बैकलॉग होती है। और पहले का काम तो होना ही चाहिए, तभी वो बाउंस अप, वो भी गॉड देखता है कब आपको बाउंस अप देना है, वो तभी आपको दे देता है उसी समय। तब तक आपको पूरा टेस्ट करेगा हम्म, कि कितना आप कर सकते हैं। हम्म। मतलब तो एज अ लाइफ कोच मैं यही चीज़ें सबको बताती हूँ। मेरी हमारा जो ब्रांड है उसमें हम इसी तरह से काम करते हैं कि व्हाट इज़ योर इशू। अगर आपका माइंडसेट अच्छा है तो लेट्स हेल्प यू विद ऑल द रेमेडीज दैट आर नीडेड। आपका माइंडसेट, आपका कर्म अगर एक्यूरेट है, बढ़िया है, तो आप प्रॉब्लम बताओ, हम आपके साथ हैं। सब आपको अच्छा होने के साइकोलॉजिस्ट बाद। चाहिए, साइकोलॉजिस्ट है। आपको डाइट चाहिए, डाइट है। आपको वर्कआउट चाहिए, वर्कआउट है। आपको इन्वेस्टर्स चाहिए अपने बिजनेस के लिए, वो तक हमारे पास है। ओके, आप बताओ तो सही प्रॉब्लम क्या है। वी आर हियर टू हेल्प यू। बट आप सिंसियर हो क्या, तब आएगा कुंडली में मजा। बिल्कुल तब सही, तो हमें बताएंगे आपकी कुंडली को कहाँ पहुंचाना है, चलो। बिल्कुल सही। और बहुत अच्छी से अच्छी कुंडली देखी है मैंने, जो बहुत गंदे माइंडसेट के साथ रहते हैं, जो दूसरा कमा रहा है तो उसको गाली देते हैं, जो कहता है कि ये कमा रहा है तो ये तो हराम का है, अंबानी तो हराम का खा रहा है, ठीक है। और अपनी इतनी अच्छी कुंडली को डैमेज किया हुआ है। बहुत अच्छी कुंडली होती है, मंगल बैठे होते हैं 10th हाउस में, सन बैठा होता है बहुत अच्छा फर्स्ट हाउस में, लेकिन कुछ नहीं कर रहे होते, सिर्फ पता होता है गाली देनी है, ये ऐसा, ये वैसा, ये वैसा। छोड़ यार, जब काम का टाइम होता है चलो सो जाते हैं, पिकनिक चले जाते हैं, हम्म, कुछ नहीं कर रहे लाइफ में। बिल्कुल सही। बिकॉज माइंड सेट है, अब मैं कितने भी उपाय करवा लूँ, माइंड सेट उनका सही नहीं है, कर्म वो कर नहीं रहे हैं, तो फिर अब हम क्या करें इनका। हाँ, नहीं सही है वो तो, जब खुद ही नहीं करना चाह रहे तो उसमें आप कर भी कह सकते हैं। वो वही मेंटलिटी होगी ना कि हमें तो अभी चाहिए, बैठे चाहिए, तुरंत चाहिए। दिला सकते हो तो बताओ। वो तो मेंटलिटी वही वो होगी नहीं ना, होगा, वो तो वो नहीं हो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए मेरे पास या मेरे ब्रांड पे अगर कोई आ रहा है और मुझे बोल रहा है कि अभी, तो आई एम सॉरी, गलत जगह पे आए हो आप। सकता। कुछ लोग, हाँ, कुछ लड़कियां आती हैं ऐसी, मेरी सास कितना जिएगी ये बताओ। मतलब मेरी जो काम करती है मेरे साथ, मैं उसको आवाज़ मारती हूँ, मतलब सिया जरा एक काम कर, इसके पैसे वापस कर, इसको भेज यहाँ से। मतलब दिस टाइप ऑफ कस्टमर शुड नॉट बी हियर। ऐसा क्लाइंट नहीं आना चाहिए मेरे पास दोबारा। पहले पूछ लिया करो किस लिए आ रहे हैं, रीज़न पहले पता कर लो, ठीक है। सही। कि कितना जिएंगे, मतलब इसका पैसा वापस करो, भेजो इसको। बिकॉज ये इस चीज़ के लिए इतना पढ़ लिख के हम इस फील्ड में, आपके हम एक यूथ को टारगेट करना चाहते हैं जो कुछ बड़ा अचीव करना चाहता है। हर वो इंसान जो लाइफ में बड़ा अचीव करना चाहता है और मेहनत से नहीं डरता, कॉस्मिक डिकोडर इज फॉर यू। आ जाओ, वेलकम, वेलकम ऑन बोर्ड, मैं तो कहती हूँ। बिल्कुल, हेल्थ की तरफ से, वेल्थ की तरफ से, मेहनत की तरफ से, माइंडसेट की तरफ से, हर तरफ से हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं, सही। ठीक है। करियर काउंसलर्स हमारे पास हैं। करियर काउंसलर आपके पैशन को देख के बताना है या आपके नक्षत्रों के लिए बताना है, तो हमारे पास है। नहीं, बिल्कुल मुझे भी कंफर्म है, उम्मीद है पसंद आया होगा 100% ऑडियंस को हमारी को, और ज़रूर कांटेक्ट करेंगे वो आपसे इन चीज़ों से रिलेटेड। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के वेलकम, थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जयपुर बहुत सुंदर लिए। है।